नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। अली लारिजानी, ईरान के सिक्योरिटी चीफ, उनकी हत्या कर दी इजराइल ने हमला करके। लगा कि अब तो इजराइल और अमेरिका की मुट्ठी में जंग आ रहा है, लेकिन खबरें वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों को जोड़ लीजिए। वेस्टर्न तो फिर भी थोड़ा ठीक है, इंडियन मीडिया की हालत तो बदतर ही है। ये खबर वही दिखा रहे हैं जो ईरान की तबाही दिखावे कि ईरान अब खत्म हो गया, ईरान खत्म, ईरान खत्म। जैसे यहाँ पर कांग्रेस खत्म दिखाने की कोशिश होती है, वैसे युद्ध में ईरान खत्म होने की कोशिश है कि वही दिखाया जाए। लेकिन अमेरिका और इजराइल के भीतर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा इस युद्ध काल में सबसे जरूरी है। युद्ध काल के दौरान और युद्ध काल के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद भी किस देश में क्या होगा, पुनर्निर्माण का दौर कैसा होगा, वो युद्ध काल के दौरान भीतरी जो आंतरिक हालात होते हैं उससे जुड़े होते हैं, सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इजराइल में आंतरिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट सड़कों पर लोगों ने किया है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा चुके हैं, इसको हम जोड़ रहे हैं, सिर्फ ये विजुअल दिखा चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता ही गया। 75% लोग युद्ध के खिलाफ हो गए, मतलब ट्रंप के फैसले के खिलाफ हो गए अमेरिका। यहां तक भी आपको समझ में आ रहा था। लेकिन कई बार ये लगता है ना कि अगर आपका सिस्टम, मोदी जी ने सिस्टम को सिस्टम कर दिया है, तो वही मैं बोलता हूं, अगर आपका सिस्टम आपकी मुट्ठी में है तो आज के दौर में अलग अलग देशों में जो सरकारें हैं वो मतलब जनता की आकांक्षाओं का, जनता की भावना का कद्र नहीं करती। यही हमें लग रहा था कि नेतन्याहू के शिकंजे में, मुट्ठी में पूरा इजराइल का सिस्टम कैद है, तंत्र पूरा हाथ में है, और ट्रंप के हाथ में अमेरिका का तंत्र है। लेकिन खबर जो है यहीं पर चौंकाने वाली है। अमेरिका में ट्रंप के हाथ से सिस्टम निकल रहा है। ट्रंप का टॉप अफसर बगावत कर रहा है। टॉप अफसर ने बगावत ही नहीं किया, ट्रंप का काला चिट्ठा खोलते हुए इस्तीफा दे दिया। ट्रंप का सच, जो युद्ध का झूठ वो फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, गुमराह जिस युद्ध के मोटिव को लेकर के कर रहे हैं, उस युद्ध का मोटिव बताते हुए बिल्कुल साफ कर दिया ट्रंप के अफसर ने कि ये युद्ध ईरान पर थोपा गया है इजराइल के दबाव में। इससे भी बड़ी खबर, चलिए एक अफसर बागी हुआ। आज की तारीख में अमेरिका में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी खबर बहुत विस्फोटक है। अगर किसी देश में उसके अपने ही सैनिकों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, यानी सैन्य में भी विद्रोह की आशंकाएं बलवती हो चुकी हैं, प्रबल हो चुकी हैं। आप यूएसएस गेराल्ड का नाम सुने हैं? यूएसएस गेराल्ड सबसे महंगा वॉरशिप है अमेरिका का, सबसे महंगा वॉरशिप। उस पर आग लगी थी, 30 घंटे तक आग लगी रही, 30 घंटे लग गए बुझाने में। उस पर सैनिकों को सोने की व्यवस्था नहीं है। ये खबरें हमने आपको बताई हैं अलग अलग अपडेट। लेकिन उस वक्त ये खबर कहीं से नहीं आई थी कि अमेरिका में इस बात की जांच हो रही है कि यूएसएस गेराल्ड, सबसे महंगे वॉरशिप में आग अमेरिकी सैनिकों ने ही लगा दी। अगर अमेरिकी सैनिक अपने वॉरशिप में आग लगा रहे हैं, युद्धपोत में आग लगा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि युद्ध की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं ट्रंप की, उस सब में आग लग जाएगी। मैं आपको हेडलाइंस दिखा दूं और डिटेल में फिर खबर पे चलते हैं। भैया हेडलाइन लाइए। अमेरिकी सैनिकों ने ही लगाई अपने वॉरशिप में आग, ईरान युद्ध से थे परेशान। वजह भी देखिए, मोटिव, ये मोटिव और खतरनाक है ट्रंप के लिए। आगे बढ़िए। ये तो हिंदी में, तो हमने अंग्रेजी से ही उठाया, सोर्स तो इंग्लिश मीडिया ही है। ईरान युद्ध, यूएस बेड़े गेराल्ड आर फोर्ड पर आग किसने लगाई, अपने ही सैनिकों की जांच क्यों। आगे चलिए। फर्स्ट पोस्ट, वेयर टायर्ड सेलर्स बिहाइंड द फायर ऑन यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आफ्टर मंथ्स इन रेड सी, यूएस नेवी इन्वेस्टिगेट्स। यूएस नेवी जांच कर रही है कि क्या थके हुए नाविकों, नाविक मत समझिए, नौसेना के जवान हैं, नौसैनिक हैं,
इन्होंने ही यूएसएस गेराल्ड पर आग लगा दी। आगे चलिए। The US Navy is investigating whether a fire abroad in aircraft carrier USS Gerald R. Ford may have been deliberately set, raising fresh concerns about morale and operational strain during its West Asia deployment. आगे चलिए, आगे चलिए। 30-hour blaze, 600 sailors without beds, massive fire engulfs USS Gerald R. Ford. Where is it and will it be relieved soon? आगे चलिए। इसके बाद अगली खबर पे भी आ जाते हैं इसी में, या रुकिए, अभी रुकिए, अगली खबर को रोक दीजिए। इस्तीफे वाले पर बगावत पे हम रुक के आते हैं। पहले अभी इतनी अंग्रेजी है तो थोड़ा हिंदी में समझ लिया जाए इस पूरे मामले को। ये हेमंत भाई, जब आग लगी थी तो अमेरिका की तरफ से बयान आया था, याद होगा आपको, और वो बयान जो था उसमें कहा गया था कि ईरान का कोई हमला या ड्रोन या मिसाइल नहीं है। सबसे पहले यही दुनिया को बताना था कि ये ईरान ने जो है डैमेज नहीं किया है यूएसएस गेराल्ड। ये वहीं पर इंटरनल कुछ जो है दिक्कत आई, उससे आग लगी है लॉन्ड्री में। लेकिन वो आग इतनी भयानक थी कि 30 घंटे, आप सोचिए ना, एक युद्धपोत कितना हाईटेक होता है, उस पर फायर फाइटिंग के लिए इस सब की कितनी व्यवस्था स्ट्रांग होती है, ऐसा वैसा नहीं होता वॉरशिप। उस वॉरशिप पर आग पर काबू पाने के लिए 30 घंटे लग गए। 30 घंटा बहुत बड़ा समय होता है आग पर काबू पाने में। 30 घंटे अगर लगे, तभी संदेह पैदा हो गया था। हमने कार्यक्रम किया था, हमने भाव ने उसमें एक संदेह जताया भी था कि आखिर ये कैसे लगा। उसमें था कि कहीं ड्रोन वगैरह का अटैक तो नहीं है, ताकि उसका जो फायर फाइटिंग सिस्टम वगैरह हो वही वो जो है वो हो गया हो, खराब हो गया हो, क्रैश हो गया हो। अब अपने ही नौसैनिकों पर डाउट कैसे हुआ अमेरिका को, क्यों ये संदेह हो गया? इसका मतलब भीतर बगावत की आग कहीं है, धुआं पहुंच रहा है टॉप लेवल तक। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो इसको कहते हैं ना कि सैबोटेज का जो एंगल होता है फौज की भाषा में, ये 72 घंटे के बाद सामने आया है। आपको याद होगा 12 मार्च को घटना हुई थी आगजनी की, और 30 घंटे तक लगातार आग रही थी। अपने दर्शक साथियों के लिए बता दूं, जो यूएसएसआर गेराल्ड आर फोर्ड जहाज है विद कॉल साइन CVN 78, ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा, आधुनिक और 13 अरब की लागत से बना हुआ परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत है। इसे अमेरिका ने 2017 में इसको लॉन्च किया था। इसकी लंबाई 1106 फुट है। 1 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। 1 लाख टन, सोचिएगा कितना भारी है। इसमें 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं और 4600 के आसपास नौसैनिक एट वन पॉइंट इन टाइम तैनात किए जा सकते हैं। तो इसका आप देखिए कितना बड़ा एक पूरे का पूरा चलता फिरता शहर कह सकते हो, या चलता फिरता पूरा बेस कह सकते हैं आप। अपने आप में एक बेस है ये उसका, नेवी का, जो भी आप कहें। अब इसकी तैनाती पिछले साल जून से लगातार है। पहले लाल सागर में था, वेनेजुएला ऑपरेशन के अंदर भी यूज किया गया। अब ये पश्चिम एशिया के अंदर तैनात था। हाल के दौरान ये पश्चिम एशिया में तैनात था, और था किस लिए? कि ताकत बढ़ाने के लिए और ईरान पर दबाव बनाने के लिए। और 12 मार्च को जो घटना हुई आशीष भाई, इसमें शक कहां होता है? शक ये इसलिए होता है कि जो इसका एयरक्राफ्ट कैरियर का जो लॉन्ड्री एरिया है, आग उसमें लगी, जो कि सामान्यतः वहां पर आग लगने की कोई गुंजाइश होती नहीं। यहां से शक पैदा हुआ, और फिर वो आग वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए, जो स्लीपिंग एरिया होता है सोल्जर्स का, जो नौसैनिकों का, उसके जरिए सैनिकों के क्वार्टरों तक फैल गई, जहां पे उनके बेड्स होते हैं। और आग का कितना नुकसान हुआ? आपने एक इशारा किया कि 30 घंटे तक आग लगी, लेकिन इसका अगला पहलू देखिए कि 600 नौसैनिक जो इस पे तैनात थे, उनके बिस्तर नष्ट हो गए। 600, सोचिए कितना एरिया डैमेज हुआ होगा इसमें, और उन सबको जमीन पे सोने पे मजबूर होना पड़ा। अब इस जहाज को जो ग्रीस की क्रीट जो वो है रिपेयरिंग फैसिलिटी, बंदरगाह, वहां पर इसको ले जाया गया है। और ये अपने आप में अमेरिकन उसके लिए बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उसकी बैकग्राउंड ऐसे ही नहीं है, कोई हवाई फायर नहीं है। ये सारी खबरें जो आपने दिखाई, ये वेस्टर्न मीडिया की, ये यहाँ की नहीं। हवाई फायर कुछ भी नहीं इसमें। अब यूएसएसआर गेराल्ड के अंदर हुआ क्या था? लास्ट ईयर जून से ये एक्टिव डिप्लॉयमेंट पे। एक्टिव डिप्लॉयमेंट होती है जो वार लाइक सीन हो, तैयारी हो, या किसी भी प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, ऑफेंसिव एक्शन, दोनों के लिए। तो ये उस एक्टिव उस पर डिप्लॉयमेंट पे लगातार चल रहा है। अभी इनकी इनिशियल जो डिप्लॉयमेंट हुई थी आशीष भाई, वो 6 महीने के लिए हुई थी, जब ये चला वहां से। एंड ऑल ऑफ ए सडन जैसे ये ईरान वाला बिल्डअप हुआ,
तो अमेरिकन नेवी की लीडरशिप से मैसेज आ गया कि अगले कम से कम 11 महीने तक, यानी कि अप टू मई, एक्टिव डिप्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा। और उससे आप समझिए मशीन की भी और आदमी की भी उस पर तैनात, उसकी एक एंड्योरेंस की सीमा होती है। तो मशीन तो मैकेनिकल है, वो ज्यादा भी झेल लेगी, लेकिन आदमी क्या करेगा? तो वो कहीं ना कहीं जो वार टाइम का फटीग होता है वो उसके अंदर सामने दिखी। और वो कैसे दिखी? सबसे पहले तो इसके जो भी अपना क्या नाम है सीवेज सिस्टम था जहाज का, वो क्लॉग हो गए। उसको साफ करने की कोशिश, उसका आप देखिए गंदगी छत तक लग रही थी, उतना बुरा हाल था उसका। किसी तरीके से उसको मैनेज किया गया। तो ये लॉन्ड्री एरिया वाली जो आग वाली घटना थी, ये 12 तारीख को हुई। तो ये दोनों घटनाएं हैं, उनको मिलाकर के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और नेवी के हाथ पैर फूले कि कहीं ये अपना जो है, अपने जो लोग थे, जो नौसैनिक थे उस पर, उन्होंने तो ये काम नहीं कर दिया है। और आशीष भाई, अगर ये होता है, देखिए सिविल में किसी ने नौकरी छोड़ दी, कोई ट्वीट कर दिया, कोई इस्तीफा देगा, अलग पक्ष होता है। लेकिन ये इस तरह का सैबोटेज कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं सुना होगा आपने पिछले 50-40 साल में, कि इतनी बड़ी 13 अरब डॉलर, आशीष भाई 13 अरब डॉलर बहुत सारी दुनिया के देशों का बजट नहीं है। और उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और उस पर इस तरह की आग लग रहा। स्वाभाविक है कि पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस समय पैनिक के अंदर है कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे, और इसको इमीडिएटली क्यों नहीं रोका जा सका। वेंट के डक्ट्स के जरिए 600 बेड डैमेज हो गए। तो एरिया समझिए आप, 600 बेड्स कितने एरिया के अंदर आते हैं। तो जहाज पे नुकसान बड़ा व्यापक हुआ है। और इसी कारण पूरी की पूरी जो इंटरनल जांच हो रही है, हालांकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड किसी ने सैबोटेज एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो जांच का एंगल है सारे का सारा, वो उसके ऊपर है। क्योंकि अमेरिकन नौसैनिक, बेसिकली अमेरिकन नौसेना हो या पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आशीष भाई ऐसा है जो ईरान युद्ध में जाने के खिलाफ, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि अमेरिका का वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ना उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उस तरीके से, ना एक्टिव किस तरीके का वो कि टेक ओवर करना है, जैसे वेनेजुएला कर लिया, जैसा क्यूबा का साजिश रच रहा है भाई, अब उस तरह की उनकी कोई भी नहीं है। प्लस ट्रंप जो कुछ कह करके आया था मागा सपोर्टर्स को, वो तो यही कह के आया था कि ये जो जितने भी फालतू के युद्ध है वो हम नहीं लड़ेंगे, और खुद को पीस प्रेसिडेंट कहता है भाई, नोबेल पीस प्राइज मांगता है। कभी वेनेजुएला जा धमकता है, रात को उठा लाता है वहां के राष्ट्रपति को, कभी ईरान में कर देता है, कभी क्यूबा में जाकर के धमकी दे। तो ये जो सारी चीज है, ये जो वो कह रहा है कथनी और जो करनी, उसका जो अंतर है, उससे पूरी अमेरिकन सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं शॉक की स्थिति में है, झटके की, सदमे की स्थिति में है। और उसका यह परिणाम है कि उनको अपने ही नौसैनिकों पर शक करना पड़ रहा है कि कहीं नहीं, इन्होंने तो वो नहीं कर दिया कि युद्ध के पूरे माहौल से ऊब करके, उन्होंने ये तो नहीं कर दिया कि वापस अपने घरों में लौटना चाहते हैं और धीरे से खेल कर दो। तो अभी तक जैसा आपने शब्द प्रयोग किया कि अभी तक तो विद्रोह नहीं माना गया है, लेकिन जो जांच करता है वो इसको विद्रोह से कम भी नहीं मान रहे हैं। हकीकत ये है। तो उस लाइन देखिए पर जांच शुरू हो गई है। हाँ, विद्रोह हो ना हो हेमंत भाई, युद्ध का इतिहास आप कभी भी, आजकल आधुनिक युद्ध है, पहले जब तलवार भाला तीर धनुष का युद्ध था, अगर कोई भी युद्ध हो, सेना किसी भी देश की, किसी भी राज्य की सेना है, अगर वो सेना ऊब गई, थक गई या तंग आ गई, आप समझ लीजिए उस राज्य के पतन की, उसकी शक्ति के पतन की ये शुरुआत मानी जा सकती है। ये कहना बहुत जल्दबाजी हो सकती है, लोगों के समझ में लगे कि ऐसी बात क्यों कह रहे, लेकिन सेना सेना का काम क्या है? सेना का काम ही है युद्ध लड़ना। सेना, अगर सैनिक कभी भी युद्ध से तंग आने लगे, ऊबने लगे, तो ये फिर आपकी सैन्य शक्ति में, सेना का क्या होता है ताकत? जो हमारे फौजी हैं, वो फौजी कहाँ हैं? हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे हैं ना, भाई भतीजा यही सब है ना। कोई अलग से थोड़ा ना कि अलग से सैनिकों का निर्माण होता है, अलग मिट्टी आती है फिर बनाया जाता है। फर्क हम में और उनमें क्या होता है? उन्हें लगातार खाली बता दो युद्ध करने जाना है, वो चल देंगे युद्ध करने। आपको बोल दिया जाए, हमें बोल दिया जाए, हम मानसिक रूप से ही तैयार होने में साल 6 महीना लगा देंगे। मानसिक रूप से वो हमेशा मेंटली प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि वो जाते ही सेना में कि हम सरहद पर हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए हैं, हमको जहां युद्ध में झोंक दिया जाएगा चले जाएंगे। लेकिन अगर वो सैनिक, सेना जीतती है सैनिक के मनोबल से, हथियार तो सेकेंडरी हैं हेमंत भाई। फाइटर जेट नहीं जिताते हैं, फाइटर जेट का पायलट वॉर जिताता है। हाँ, नहीं, इसीलिए इसमें आशीष इसीलिए भाई, हम, इसमें एक हाँ, क्लैरिटी और कर दूंगा आपको। ये जो जहाज था,
ये जून 2025, जैसे मैंने कहा, ये एक्टिव उसमें था, वार लाइक सिचुएशन के अंदर तैनात है। और अमेरिकन नौसेना के जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ऑपरेशंस, एडमिरल जिन किल्बी, उन्होंने सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी को बताया कि अब ये तैनाती लगभग 11 महीने तक चलेगी और जहाज की वापसी कम से कम मई से पहले नहीं हो पाएगी। ये उन्होंने सीनेट कमेटी को बताया। इसके बाद क्या हुआ वो समझना पड़ेगा आपको। जो आपने कहा ना कि सैनिक तैनात रहते हैं, तैनाती एक बात है, ड्यूरेशन दूसरी बात है। तो क्रू को महीनों पहले ये बता दिया गया था, पिछले साल जून से तैनात है, आज मार्च है, ऑलरेडी 9 महीने हो गए। क्रू को महीनों पहले बताया गया था कि वे जल्दी ही घर लौटने वाले, लेकिन तैनाती पहले बढ़ाई गई एक बार, फिर दोबारा बढ़ाई गई, और अब उनको ये बता दिया गया कि जो अब ये जो मिडिल ईस्ट में, ये वेस्ट एशिया में अभियान चल रहा है, इसमें कह दिया कि मई से पहले वापसी नहीं हो पाएगी। उसके बाद स्वाभाविक है एक निराशा का भाव जागना। और देखिए, एक तो होता है कि आप किसी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, आप घर से निकले, आपने कोई बड़ी चीज वो करनी है, तो आप बड़ी खुशी खुशी, उमंग के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ जाओगे। और एक ऐसी चीज के लिए भेज रहा हूं मैं जो एक तो आपके लिए वैसे कष्टकारी है और उसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो फिर आपके मोरल का लेवल डिफरेंट हो जाएगा। तो अमेरिकन सोल्जर्स, जो अमेरिकन नेवी, जो यहाँ पर जो भी लोग लड़ जरूर रहे हैं, लड़े नहीं तो और क्या ऑप्शन है, लेकिन जो टाइमलाइंस उनको दी गई थी वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बढ़ाई गई आगे। उससे फटीग जो है, वो फटीग स्वाभाविक है, वो क्लैरिटी दर्शकों को करना जरूरी है। अब जो आप बात लाए इसको और क्लियर कर दें। अब हम लोग असली मुद्दे पर आए हैं। बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और थकान ये कुछ भी नहीं है। जब सत्ता कंफ्यूज होती है, जब लीडर कंफ्यूज होता है, जब ऑपरेशन कंफ्यूज होता है, मतलब कंफ्यूज पूरा का पूरा, हम इसमें एग्जांपल आप समझ लीजिए, एक लाइन में मोहम्मद बिन तुगलक को, सब क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से राजधानी बदली दौलताबाद की, तो क्या हुआ था? राजधानी परिवर्तन, लोग कहते हैं तुगलकी फरमान है। ये तुगलकी फरमान ही अमेरिका में है, जिससे ये सैनिक नौसैनिक जो है वो तंग आए हैं और ऐसी जांच हो रही है। दिल्ली से दौलताबाद किया, चल दिया लेकर के, मौसम भी नहीं देखा, मौसम भयंकर गर्मी उमस के मौसम में परिवर्तन किया और लेकर के पूरा सेना यहां से दौलताबाद के लिए शिफ्टिंग करने के लिए चल दिया। उसने नहीं देखा कि कितना टाइम लगेगा, मौसम क्या है। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते सैनिक थक गए, कुछ मरने लगे। जब आधे रास्ते में पहुंच गया तो आधा सफर और बचा था, समझिए, आधा और बचा था। और जब देखा कि परेशानी है, मर रहे हैं लोग, उब रहे हैं, तो कहा वापस चलो दिल्ली। राजधानी परिवर्तन का जो उसका एक डिजास्टर था वो यही था। आधा रास्ते के बाद आधा और चला जाता, जब जाना था आधे पे जाकर के कहा दिल्ली चलो, तो जो बचे खुचे थे वो और उकता गए और दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसकी सेना दुर्गति हो गई, सेना बेदम हो गई, तुगलक की सेना। तो वही काम जो है, तुगलक बैठा है वहां भी ट्रंप के रूप में, ट्रंप के रूप में तुगलक बैठा है वहां पर। मैं आता हूं उसी तुगलक के फरमान से विद्रोह जो पैदा हो रहा है उस अगली खबर पर। ये तो ही पहला पार्ट था, जरा भैया दिखाइए। आशीष भाई एक सेकंड, कुछ वेरिएशन और है इसके अंदर। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा पहले से उस स्लॉट के अंदर, हाल के सालों में केवल अमेरिकन इतिहास नहीं, अगर कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देखोगे तो पिछले कुछ दशकों में इंटरनल सैबोटेज की इससे बड़ी घटना कहीं ना तो देखी गई है ना सुनी गई नहीं। अगर ये चीज प्रूव होती है तो अब तक की इतिहास की अमेरिकन नौसेना की खासतौर पर सबसे गंभीर आंतरिक अनुशासनात्मक घटनाओं में से एक होगी। युद्ध के क्षेत्र में क्रू द्वारा अपने ही जहाज को नुकसान पहुंचाना केवल भोजन की वो से कारण नहीं होता, खराब मौसम के कारण से नहीं होता, तैनाती की परिस्थितियों के कारण नहीं होता। ये तब होता है जब आपके ऊपर संस्थागत दबाव होता है, वो सैनिक शक्ति को उस सीमा तक धकेल देता है जहां मिशन स्वयं को इनटॉलरेबल लगता है कि यार ये तो ऐसा ही नहीं है, हम करें तो करें क्या। ये ट्रंप ने उनको ही हैज प्रेस्ड हिज सोल्जर्स टू द वॉल टू दिस एक्सटेंट। इसके पीछे जो वार साइकोलॉजी है वो दर्शकों को बतानी जरूरी थी। आज की तारीख में अमेरिकन मिलिट्री, खासतौर पर नौसैनिक जो इस जहाज पे तैनात थे, दे हैव बीन प्रेस्ड टू द वॉल। मतलब इतना लंबा तैनाती, वो भी एक्टिव फील्ड के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनके मोराल को उस लेवल पे लेगी कि ये इट बिकेम इनटॉलरेबल, और उन्होंने इतना बड़ा कदम कथित तौर पे उठा लिया। तो ये वार साइकोलॉजी बतानी दर्शकों को बहुत जरूरी थी। एक लाइन फिर, अगर ये घटना सही साबित हुई तो इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा नौसैनिक विद्रोह भी कहा जा सकता है। ये नौसैनिक विद्रोह यही होता है ना। विद्रोह कैसे होते हैं? मंगल पांडे ने क्या किया था? नाराजगी जताई थी। चलिए जरा ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट लाइए। ये जो केंट है, जिनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जो केंट।
क्या लिखते हैं, बहुत विचार विमर्श के बाद, हिंदी में बता रहा हूं मैं इसका अनुवाद, बहुत विचार विमर्श के बाद मैंने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक पद से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। मैं ईमानदारी से ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव के कारण की। शक्तिशाली अमेरिकी समर्थक, जो हम लोग कहते हैं ना कि वहां पर बहुत हावी हैं अमेरिका में, डीप स्टेट में, जो है इसमें आखिर में बस एक लाइन वो लिखते हैं कि भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे, जो मैंने काम किया है, इस डिपार्टमेंट को, आतंकवाद विरोधी केंद्र को लीड किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात रही है। भगवान आशीर्वाद दे अमेरिका को। ये सोचिए, क्या ट्रंप दुनिया भर में लगा रहे हैं आरोप कि आतंकवादी है। ट्रंप का तो ये होता है ना कि वहां का रिजिम ही पूरा आतंकवादी है, पूरा रिजिम, खामनेई समेत सबके सब आतंकवादी है। और अमेरिका का आतंकवाद विरोधी केंद्र का डायरेक्टर कहता है कि हमको कोई खतरा ही नहीं था ईरान से, कोई खतरा नहीं था। इसका इस्तीफा पूरी दुनिया के सामने ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। हालांकि वो बेशर्म आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रंप को इससे ज्यादा और क्या एक्सपोज किया जा सकता है? हेमंत भाई जरा इस्तीफा भी साइड में दिखा दीजिएगा, बताइए इससे ज्यादा क्या एक्सपोज किया जा सकता है? आशीष भाई, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड मिस्टर ट्रंप, ये ध्यान रख लें इस बात को। और ये बात केवल इन्होंने तो, चूंकि एक पद पे थे, अमेरिकी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने इस इस्तीफे को रीट्वीट करते हुए रात को ही लिखा, हालांकि वो रिटायर्ड है। उन्होंने कहा ये तो केवल शुरुआत है, इसके बाद आप लाइन गिनते चले जाएगा, यहां से ट्रंप के बुरे दिनों की शुरुआत है। क्योंकि सिस्टम का आदमी, ट्रंप के सिस्टम का आदमी जब ये बात कह रहा है कि ईरान वाज नॉट गोइंग टू हिट अस एनीवेयर, तो उसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं है देश के सामने, चाहे वो मांगा हो चाहे बिना मांगा हो। ब्रिगेडियर जनरल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी देखते जाइए। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था आशीष भाई, आपने अब तक जेडी वांस को कितनी जगह देखा है? केवल एक अपीयरेंस है उसकी, एक बार। वो कहां पर? जब वो बॉडी बैग्स में फौजियों के लाश आ रही थी, वो जो सैल्यूट कर रहा था, ये भाई लाल टोपी और लाल टाई लगा करके, ये श्रीमान ट्रंप। एक मौका और था जो इंटरनल ब्रीफिंग हुई थी, उसमें था, और बाहर के जेडी वांस ने बोला था कि मैं जो बोला हूं अंदर वो नहीं बता सकता, मुझे जेल नहीं जाना है। तो उसका मतलब भी समझ लीजिए। तो जो ब्रिगेडियर जनरल ने रात को कहा, वो तुम्हें पहले वांस पे पहले गलती से आ गया, उससे पहले जो देखिए, उसने कहा कि नेक्स्ट इन लाइन कैन बी इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड। सोचिएगा, एंटी टेररिज्म वाला इस्तीफा दे गया, इंटेल चीफ। उसने कहा ब्रिगेडियर जनरल ने कि नेक्स्ट हो सकती है, क्योंकि जवाबदेही उसकी भी तय होगी। एक बात मत भूलिएगा कभी, आप पुराने आदमी हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अंदर युद्ध छेड़ने की राष्ट्रपति को नहीं पावर होती है, कांग्रेस को होती है। और आज तक कांग्रेस में ना ये प्रस्ताव गया ना अनुमति मिली। तो जो भी लोग सिस्टम के हैं वो सारे फंसेंगे इसमें। एंटी टेरर वाला तो चला गया, अब जो इंटेल चीफ था, तुम्हारा क्या ब्रीफिंग था उसको बताना पड़ेगा, ठीक? उसके बाद जो FBI, CBI, जितने लोग, CIA, जितने लोग, पेंटागन, उन सब के साथ जो कुछ होगा। जेडी वांस को देखिए, ट्रंप की तो सेकंड पारी है, 3.25 साल बचे, उसके बाद वो राष्ट्रपति मौजूदा संविधान के तहत तो बन नहीं सकता। वैसी सूरत में जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जेडी वांस की तो उम्र ही क्या है, 42 साल का हुआ है, तुलसी गबार्ड जैसे लोग हैं, वो तो बड़े बड़े पदों पे निगाहें उनकी हैं। तो वो ट्रंप की बुराई आशीष भाई क्यों कैरी करेंगे? वो एक पल में छोड़ देंगे। और अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर बता दूं मैं आपको, जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय अमेरिकन कांग्रेस ने तलब कर लिया है ट्रंप की अटॉर्नी जनरल को, पाम बॉन्डी को, इस बात पे एप्स्टीन के मामले में क्या प्रोग्रेस हुई, फाइलें तुम क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो। अटॉर्नी जनरल को अगर इस बात पे खाल उतारी जाती है कि तुम 35 लाख फाइलें तुमने किस लिए रोक रखी, फिर क्या होगा? तो ट्रंप के लिए आगे कुआं और पीछे पता नहीं कितनी खाइया है, एक कुआं नहीं, एक खाई नहीं, एंडलेस खाइया है आशीष भाई। और आज की तारीख में वो व्यक्ति चारों तरफ से गिरा हुआ अपने बड़बोलेपन के कारण। अगर उससे कल को यूएस कांग्रेस पूछेगी कि आपने भाई साहब युद्ध क्यों शुरू किया था, तो उसने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि मुझे कुशनर ने कहा था, उसका दामाद प्रॉपर्टी डीलर, ठीक, और विटकॉफ ने कहा था, और वो कहा था। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता है ब्रिटिश डिप्लोमेट ने क्या कहा, जो उस मीटिंग के अंदर था ओमान के अंदर? उसने कहा कि ईरान ने अप्रत्याशित ऑफर की थी अपने सारे परमाणु कार्यक्रमों को रोक देने की,
और आईएई की जांच के लिए वो तैयार हो गए थे। और उसके बाद 2 अप्रैल की तारीख फिक्स, 2 मार्च की तारीख भी फिक्स हो गई थी। और उसके चंद घंटों के भीतर पूरी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की पूरी सत्ता को उड़ा दिया। ये ब्रिटेन का सर्विंग डिप्लोमेट कह रहा है ऑन कैमरा वीडियो पे, टीवी चैनल के ऊपर। इसका क्या जवाब है ट्रंप के पास? तो कुल मिला के आशीष भाई, पूरी की पूरी जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, आपने कहा आर्मी, चाहे आर्मी हो चाहे सिविल हो, दोनों की दोनों बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई। और एक चीज और बता दूं मैं, जो नेवी वाले में एक पार्ट रह गया था कि उनमें फटीग क्यों हुई। लगातार 11 महीने समुद्र में तैनाती, खाड़ी क्षेत्र में जो हवाई हमले जिस तरीके के हो रहे हैं, रोजाना ईरानी हमले हो रहे हैं। इस जहाज की बात करें अगर अपन, 17 दिनों में इस पे 11 रिपर ड्रोन गिराए गए। खाड़ी देशों का वाशिंगटन पर संघर्ष रोकने की बजाय और बढ़ाने का दबाव था। इस जहाज को रिप्लेसमेंट करने के लिए कोई रोटेशन जहाज नहीं है। ये है तो यही है, इसको कौन रिटेट को करेगा? ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको कौन रिप्लेस करेगा? छोटा जहाज हो तो चलो 2 दिन रेस्ट करके फिर आ गया वापस इंड्यूस हो गया, ये कहां जाएगा? कोई जहाज नहीं, कोई राहत बल नहीं, किसी भी तरीके की कोई युद्ध विराम की कोई संभावना जब ना हो, तो फिर उसके बाद नौसेना क्या करेगी? तो नौसैनिक अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होंगे। इसलिए अमेरिका इंटरनल सैबोटेज पे सबसे ज्यादा भयाक्रांत है, पूरे सिस्टम के तोते उड़े हुए कि ये हो क्या गया है। बात ऑफिशियली बाहर नहीं आ रही है, लेकिन इंटरनली ये है कि लॉन्ड्री एरिया में आग लगना टेक्निकली लगभग नामुमकिन है। और किसी एरिया में लग सकती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लग सकती है, लॉन्ड्री एरिया में आग कैसे लगी, वो इतनी तेजी से फैली कैसे? तो इसमें सारे का सारा ट्रंप ने बेसिकली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जो सेंक्टिटी थी आशीष भाई, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, उसको मिट्टी में मिला दिया है। और अभी भी वो उसी काम पे लगा हुआ है, केवल ध्यान बांटने के लिए, एप्स्टीन से बच करके अपनी नौकरी बचाने के लिए, और नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए उसने दुनिया की जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर है उसका ये फलूदा करके सड़क पे छोड़ दिया। नहीं, ट्रंप की इतनी सारी खूबी आपने बताई। देखिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। ट्रंप हाँ का कार्यकाल बिल्कुल। तो खत्म हो जाएगा, लेकिन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि ट्रंप जो किया है, युद्ध अपराधी के रूप में इसको सजा मिल सकती है। अगर डेमोक्रेसी अमेरिका की अपने आप को प्रूफ की एक बार फिर से कि वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, तो ये युद्ध अपराधी के रूप में जो है जाना जाएगा भविष्य में, आने वाले इतिहास में। और दूसरी बात, आपने कहा अपने बड़बोलेपन की वजह से इसने नहीं, युद्ध में आज तक इतिहास में आप जब राजाओं को देखते हैं तो बहुत सारे अय्याश राजा मिलते हैं, बहुत अय्याश राजा मिलेंगे, लेकिन अय्याश राजा अपने निकम्मेपन की वजह से अपने राज्यों को तबाह किए। ये पहला शासक होगा जो अय्याश युद्ध की वजह से अपने देश को तबाह करेगा, क्योंकि ये जो है कि जितनी अय्याशी किया है उसकी वजह से इसको बार-बार युद्ध में इजराइल जैसा देश ब्लैकमेल करके घुसा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बड़बोलापन नहीं, इसके अय्याशी है। इसने कितनी अय्याशी की है, छोटी-छोटी बच्चियों की जो कहानियां आ रही हैं, तो इस अय्याश के वही कर्म है कि युद्ध करवा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। इसने पूरे अमेरिका को झोंक दिया युद्ध में। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे अपडेट के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।